राज्य विधानसभा का 3 दिन का सत्र आज से होगा शुरू। सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं 5 विधेयक। अनुदान अनुपूरक मांगों का भी हो सकता है प्रस्ताव। विधानसभा सत्र को लेकर सदन से लेकर सड़क तक सुरक्षा कड़ी। 400 पुलिसकर्मियों की लगाई गई ड्यूटी। बाहरी व्यक्ति की एंट्री प्रतिबंधित। खटीमा के पास टनकपुर में तस्करों का आतंक। बाइक में क्लच वायर से बनाए फंदे में 15 घंटे फंसा रहा गुलदार। वन विभाग ने एक को गिरफ्तार किया। हरिद्वार कुंभ की तैयारियों के बीच अखाड़ों ने भी शुरू की अपनी तैयारियां। धर्मध्वजा की शुरू की स्थापना। और कुमाऊं में हुआ होली का शुभारंभ। शास्त्रीय संगीत के साथ सुरीली रंगीली होली। हर साल पौष के पहले रविवार से होती है बैठकी होली की शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। तो सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। तो आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और इस बार सत्र का हंगामेदार होना पूरा तय माना जा रहा है। तो रविवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई और इस बैठक में विपक्ष के इरादे साफ नजर आ रहे थे। तो सत्र की अवधि भी कम है, तो इसको लेकर भी विपक्ष नाराज है। और आज जब सत्र शुरू होगा तो उससे पहले दिवंगत विधायक सुरेंद्र सिंह जीना को और साथ में मैखुरी जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और जो लोग इस दौरान जिनका निधन हुआ है उन सबको आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद अनुपूरक मांगों को प्रस्तुत किया जाएगा और सदन के 5 विधेयक भी आज सदन में रखे जा सकते हैं। तो हंगामेदार रहेगा। हालांकि अवधि कम रखी गई है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। तो जो भी सत्र होता है, सेशन होता है, उसके लिए सवाल लिस्टेड होते हैं। तो इस बार शीत सत्र के लिए विधानसभा को 484 सवाल मिले हैं। तो करीब 4096 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा सत्र में 5 विधेयक भी लाए जाएंगे। जो बिल सदन में आएंगे उनमें उत्तराखंड लोक सेवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक होगा। साथ में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 संशोधन विधेयक, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग संशोधन विधेयक, उत्तराखंड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान विधेयक, उत्तराखंड विनियोग 2020-21 अनुपूरक विधेयक शामिल है। तो सरकार के साथ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है और आज कांग्रेस बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर विधानसभा का घेराव करेगी। यूथ कांग्रेस के घेराव के कार्यक्रम में कांग्रेस के विधायक भी शामिल हालांकि नहीं होंगे। यूथ कांग्रेस का हंगामा देखने को मिल सकता है। पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी की है और यही वजह है कि 400 से ज्यादा जवानों का सुरक्षा घेरा बना दिया गया है। और सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सीधे सुनील का हम रुख करेंगे। तो सुनील, अवधि कम है लेकिन हंगामा बहुत ज्यादा रहने के पूरे आसार हैं। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि आज जैसे ही सदन शुरू होगा दिवंगत विधायक जो सल्ट से सुरेंद्र सिंह जीना और इसके साथ साथ 4 अन्य पूर्व विधायक हैं जिनमें अनुसुईया प्रसाद मैखुरी, सुंदरलाल मंद्रवाल, कृष्ण पुनेठा और तेजपाल सिंह पंवार, ये पूर्व विधायक थे, इस अवधि में दिवंगत हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो इस पूरे प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 घंटे बीत जाएंगे और उसके बाद जो अनुपूरक मांगे हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इसके साथ ही आज के दिन का जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित हो जाएगी। तो विपक्ष की पूरी कोशिश रहेगी कि वो आज के दिन भी जनता का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करे और इसीलिए आज यूथ कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर, कृषि बिल के मुद्दे पर। कांग्रेस की जो अपनी रणनीति है कि जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हों, चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हो, कांग्रेस की रणनीति रहेगी कि वो यूथ कांग्रेस के साथ साथ विधानसभा घेराव करने आए, क्योंकि सदन के अंदर आज चर्चा नहीं होगी, प्रश्नकाल नहीं होगा। तो विपक्ष का ये पूरा जोर रहेगा कि वो सदन के बाहर किसी न किसी तरह से जनता का ध्यान अपनी ओर खींचे, जनता की समस्याओं को हाईलाइट करे। इधर आज जब सत्र शुरू होगा उससे पहले सुरक्षा के जो तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, क्योंकि कोविड के चलते पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से विधायकों के कोविड के टेस्ट चल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई विधायक छूट गए हैं कोविड के टेस्ट कराने से, तो आज विधानसभा में एंट्री से पहले उनका रैपिड एंटीजन
टेस्ट किया जाएगा और विधानसभा में भी उसी विधायक को एंट्री दी जाएगी जिनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होगी। इसके अलावा कोई भी गैर सरकारी सदस्य पूरे विधानसभा के कैंपस में उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। विधायकों के साथ या मंत्रियों के साथ जो उनका सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है उसको भी एंट्री नहीं दी जाएगी। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद आइसोलेशन में हैं, लेकिन वो वर्चुअली इस सत्र से कनेक्ट रहेंगे। चलिए, तो सरकार के अपने स्तर पर, विपक्ष के अपने स्तर पर, प्रशासन के अपने स्तर पर तैयारी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका जानकारी के लिए। चलिए और अब बात करते हैं राजनीति की। तो राज्य में आम आदमी पार्टी ने हलचल तेज कर दी है। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए उन नेताओं को भी पार्टी में जोड़ने की फिराक में है आम आदमी पार्टी, जो थर्ड लाइन पार्टी नेता है। तो ऐसे में इंतजार कीजिए, 22 का रण इस बार बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी कांग्रेस यूकेडी में थर्ड लाइन पार्टी नेताओं पर आम आदमी पार्टी की नजर है। जिन नेताओं को पार्टी में तवज्जो नहीं मिल पा रही है या जिन्हें पार्टी में अस्तित्व खोने का डर सता रहा है, वो आप में ज्वाइनिंग ले रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर आए मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में ज्वाइनिंग इसी ओर इशारा कर गई। हालांकि मनीष सिसोदिया कहते हैं कि पार्टी में हर उस व्यक्ति का स्वागत है जो विजन के साथ काम करना चाहते हैं। जो भी उत्तराखंड के लिए काम कर रहा है, जो भी उत्तराखंड के लिए सपने देख रहा है, वो थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, इधर है उधर है, हम तो सबको साथ लेके चलेंगे। अब ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि आप सिर्फ कूड़ा करकट अपने साथ जोड़ रही है। पहाड़ का कोई बड़ा चेहरा पार्टी के साथ अब तक नहीं जुड़ा है। तो बीजेपी कहती है कि ऐसी कोई पार्टी में साइड लाइन नहीं होता, कुछ तो उनमें खराबी होती ही है। कि वो सारा कूड़ा करवट इकट्ठा करके ढेर लगाए तो पहले वो चेहरा तो दिखाएं कि वो उत्तराखंड का नेता है कौन। केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, वो आदमी कौन है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वो चेहरा तो बताएं। बड़ी अच्छी बात है। पहले तो जो हम निकाल रहे हैं उनको ले रहे हैं, कोई न कोई कारण तो होगा निकालने का। अनुशासनहीनता करने वाले को हम निकालते हैं, वो अनुशासनहीन व्यक्ति को ले रहे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई बहुत ही इग्नोर कर रखा होगा तो वो जा रहा होगा, तो उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भले ही आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सत्ता पाने का ख्वाब देख रही हो, लेकिन दरकिनार हुए नेताओं के सहारे ये सपना कितना पूरा होगा, ये तो 2022 की चुनावी जंग तय करेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली के तेलीवाला में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान एक दूसरे के घरों पर पथराव हुआ, मारपीट हुई। तो बताया जा रहा है कि काफी पुराना ही मामला है, दोनों पक्षों के बीच रंजिश काफी समय से चली आ रही है। तो यहां एक बार फिर से आपस में विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गई। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की पड़ताल की जा रही है। और बेहद हैरान करने वाली खबर आई खटीमा के पास टनकपुर से। यहाँ छिनीगोट के पास एक गुलदार फंदे में फंसा हुआ मिला। हालत गंभीर थी उसकी, और हैरानी की बात ये कि गुलदार के लिए बाकायदा तस्करों ने फंदा लगाया था। तो न्यूज़ 18 की टीम ने ही वन विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम हरकत में आई और खेत में काम करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तार के फंदे में गुलदार करीब 15 घंटे तक फंसा रहा, संघर्ष करता रहा। इस दौरान गुलदार का एक पैर और कमर बुरी तरह चोटिल हुए हैं। बाइक के क्लच वायर से यहां शिकारियों ने फंदा लगाया था। फिलहाल गुलदार का इलाज चल रहा है। के अलावा एक बगल में और एक वहीं पर खेत है, उस पर एक क्लच वायर लगा हुआ मिला है फंदा। तो उसकी जो रखवाली करता है, जो जिसका खेत है, उसको हमने अरेस्ट कर लिया है। तो उससे पूछताछ की जाएगी। उसके पूछताछ के आधार पर आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे हम। राज्य की चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में काशीपुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। उधम सिंह नगर जिले में समाज कल्याण अधिकारी रहे अनुराग शंखधर को काशीपुर पुलिस ने देहरादून में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। तो छात्रवृत्ति घोटाले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। उधम सिंह नगर में ही 60 मुकदमे दर्ज कर 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही इस घोटाले में 2011 से 19 तक जिला समाज कल्याण विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है, जिसमें पूर्व समाज कल्याण अधिकारी जो यहाँ उधम सिंह नगर में नियुक्त थे, वो वांछित चल रहे थे। कल उनको देहरादून से अरेस्ट करके लाया गया है।
और अब आपको रविवार का कोरोना अपडेट देते हैं। तो रविवार को कोरोना के 464 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे में 5 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। और इस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के कुल आंकड़े 86,000 के पार पहुंच गए हैं, जबकि 6,100 एक्टिव केस इस वक्त हैं। देहरादून में एक बार फिर सबसे ज्यादा 188 नए केस सामने आए, तो नैनीताल में 73, जबकि हरिद्वार में 31 नए मामले सामने आए हैं। और अब बात करेंगे कुंभ की तैयारियों की। तो प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है कुंभ की तैयारियों में। इसी बीच अखाड़ों ने भी अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तो धर्म ध्वजा की स्थापना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सनातन धर्म के प्रतीक सभी 13 अखाड़ों के कुंभ कार्यों की शुरुआत धर्म ध्वजा से होती है। सभी अखाड़ों की अपनी अपनी धर्म ध्वजाओं की लंबाई और इनके धर्म चिन्ह भी भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं धर्म ध्वजों में के नीचे सभी अखाड़े अपने धार्मिक क्रियाकलाप को संपन्न कराते हैं। लिहाजा कुंभ मेले में अब आप समझ सकते हैं कि हर एक अखाड़े की धर्म ध्वजा का क्या महत्व है। अखाड़ों के धर्म ध्वजा की जगह के साथ ही इन जगह को तेजी से सजाया संवारा जा रहा है। कुंभ मेला प्रशासन भी सभी अखाड़ों के प्रतिनिधियों के साथ साथ राजाजी पार्क और मोतीचूर रेंज के जंगलों में जाकर धर्म ध्वजा के धर्म दंडों का चयन भी करेगा। स्थापित करने का महत्व ये है कि जैसे राष्ट्रीय ध्वज के नीचे हम संपूर्ण भारतवासी राष्ट्र ध्वज के नीचे एक हैं, इसी प्रकार से जब संप्रदाय की तरफ से धर्म ध्वजा स्थापित हो जाती है तो उस धर्म ध्वजा के नीचे आने वाले जितने भी हमारे अनुयायी हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, वो उसके नीचे आकर के सब एक हो जाते हैं। यातायात की स्थिति कितनी खराब है और इसकी वजह से कितने हादसे होते हैं हम सब जानते हैं। ऐसे में दिल्ली के अंश है जो 2 सालों से देश के कोने कोने में जाकर लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हेलमेट के साथ ही यातायात के नियमों का पालन कैसे आपकी जिंदगी बचा सकता है, ये अंश बखूबी समझते हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं। 2 अक्टूबर 2018 से अंश ने ये मुहिम दिल्ली से शुरू की है, जो 2 साल गुजरने पर भी जारी है। एक मोटरसाइकिल से अंश अपने सफर पर निकले हैं। इन 2 सालों में उन्होंने 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। इन 2 सालों में ये जुनूनी शख्स लोगों को हर कीमत पर यातायात के नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट राइडर दिल्ली से 2 अक्टूबर 2018 गांधी जयंती के दिन से मैं सफर चालू किया हूँ, जिसका नाम है 1 इंडिया 1 राइड। एक ही मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में भारत के 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेश जाना मेरा लक्ष्य था, और जिसके तहत मैं हेलमेट एक मुहिम लेके चला हूँ। जो लोगों की अप्रोच है हेलमेट पहनने का, पुलिस चालान काट देगा इस वजह से पहनते, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं लोगों को शपथ दिला रहा हूँ। अंश का टारगेट पूरे देश के सभी जिलों तक अपनी मुहिम को पहुंचाना है। फिलहाल अंश दिल्ली और यूपी का सफर पूरा कर चुके हैं, जबकि उत्तराखंड में उनका सफर अंतिम दौर में है। उत्तराखंड के बाद ये हिमाचल की राह पकड़ेंगे। सफर के दौरान अपना खर्चा निकालने के लिए अंश ऑनलाइन काम भी करते हैं। 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं शपथ दिला चुका हूँ इसके मामले में, और 1 लाख से ज्यादा किलोमीटर चल चुका हूँ। 28 राज्यों 9 केंद्र शासित प्रदेश करने के बाद अब देश की सारे जिले सारे जनपद में जा रहा हूँ। 740 जनपद है, उत्तराखंड में हूँ। ये मेरा 12वां जनपद है अभी, पिथौरागढ़। ट्रैफिक रूल को लेकर अलग जगाने के दौरान अंश लोगों के लिए एक न्यूक्लियस का काम भी कर रहे हैं। जिन इलाकों में भी ये जाते हैं वहाँ खास काम करने वालों को एक सूत्र में पिरोते हैं, ताकि भविष्य में आयोजित होने वाले जागरूकता अभियानों को आसानी से संचालित किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो विक्रम और बेताल के किस्से तो हम सबने सुने हैं, लेकिन नैनीताल के बेताल घाट में आज भी बेताल को देवता माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य हो बगैर बेताल के पूजा के उसकी शुभारंभ नहीं होता। नैनीताल के बेताल घाट के इसी इलाके में आज भी बेताल को यहाँ के लोग पूजते हैं। बाजार के पास बने इस मंदिर में बेताल की नकुआ बुबू के रूप में पूजा की जाती है। इस मंदिर की इतनी मान्यता है कि दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं और अपने घरों में हर शुभ काम से पहले यहाँ नकुआ बुबू को खिचड़ी और मालपुओं का भोग लगाते हैं। शादी हो चाहे फसल कटाई या फिर इलाके में आने वाला कोई अधिकारी, सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा करते हैं। बहुत ज़्यादा आस्था है भूमि नकुआ देवता के प्रति, बेतालेश्वर महादेव के प्रति। मेरा बेटा बीमार हुआ था बहुत, इन्हीं की कृपा से बचा था वो, इसलिए बहुत ज़्यादा आस्था है इन पर। सारी मनोकामना सभी की पूरा करते हैं। कितनी दूर दूर से बहुत लोग आते हैं यहाँ, काफ़ी जगह से आते हैं। हमने इनको खुद देखा है, मुझे तो इन्हें महात्मा गांधी के भेष में अपना रूप भी दिखाया
और अगर कहीं रात कहीं जाना है, इनका नाम लें तो ये बिल्कुल किसी का दोस्त बन के, मित्र बन के, तो साथ दे करके रास्ते में छोड़ आते थे। माना जाता है कि बेताल यहाँ के बच्चों के साथ दिन में खेलता था और रात होते ही एक बच्चे को उठा कर ले जाता था, जिसके बाद देवताओं का आह्वान किया तो बेताल ने कहा कि मैं क्षेत्राधिपति बेताल हूँ, मेरी स्थापना शिव मंदिर के पास कराई जाए। जिसके बाद मंदिर की स्थापना कराई गई। उसी के बाद बच्चों के गायब होने का सिलसिला खत्म हो गया। बताया तो ये भी जाता है कि जब पुल का निर्माण किया जा रहा था तो पुल अपने आप 4 फीट नीचे गिर गया। जब ठेकेदार ने बेताल को खिचड़ी चढ़ाई तो पुल अपने आप अपने स्थान पर आ गया। नकवा बुबू तो बहुत शक्तिशाली देवता है। इन्होंने तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि यहाँ जो पुल निर्मित हो रहा था नीचे, उसको भी खिसका दिया और यहाँ पर आकर के ठेकेदार जो थे फिर उन्होंने आकर के यहाँ विधिवत पूजा पाठ किया। बेतालेश्वर का ये मंदिर 150 साल पुराना है, जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। इसे चमत्कार ही कहेंगे कि लोगों की नकवा बुबू यानी बेताल के प्रति आस्था आज भी कायम है। नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात मौसम की करते हैं तो राज्य में शीतलहर जारी है। 3 से 6 डिग्री तक तापमान गिर गया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहां सुबह शाम कोहरे से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में घना कोहरा छाया रहेगा, तो मौसम जो अब लगातार लोगों को परेशान कर रहा है। भारती सकलानी हमारी सहयोगी जुड़ी है हमारे साथ। तो भारती, अब ठंड अपने चरम पर है। बिल्कुल, और आगे और ज्यादा बढ़ने वाली है। 25 तारीख के बाद और ज्यादा टेम्परेचर्स गिरेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। और खासतौर पर मैदानी जिलों की अगर हम बात करें प्रीति, तो वहां पर कोहरा लोगों की परेशानी लगातार बढ़ा रहा है। खासतौर पर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो जिले हैं वहां पर कोहरे की वजह से 10 बजे तक भी अगर कहें तो धूप वहां पर नहीं खिल पा रही है। और शाम को भी यही देखने को मिल रहा है, जब टेम्परेचर्स में गिरावट आ रही है। 3 से 6 डिग्री तक टेम्परेचर्स यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारती आपका जानकारी के लिए। तो ठंड अभी और बढ़ेगी, और अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो बारिश, बर्फबारी और इसका सीधा असर मैदानी इलाकों में, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसीबत अगर ठंड में कुछ है मैदानी इलाकों में तो वो है कोहरा, और कोहरा अभी आगे और घना रहने वाला है। अगर अभी हम दिसंबर के महीने में होली का जिक्र करें तो आप कहेंगे भाई अभी तो फागुन को आने बहुत सारा वक्त है, लेकिन कुमाऊं में होली की शुरुआत हो चुकी है। तो जो पौष महीना होता है उसके पहले रविवार से यहां कुमाऊं में बैठकी होली शुरू हो जाती है। पहाड़ी होली ये सुरताल 250 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। देश भर में जिस होली का खुमार फागुन मास में चढ़ता है, उत्तराखंड में उसी होली के सुर पूस की सर्द रातों में सुनाई दे रहे हैं। पहाड़ में पौष के पहले रविवार से ही पहाड़ी होली का दौर शुरू हो चुका है। हल्द्वानी का हिमालयन संगीत शोध संस्थान में इस परंपरागत होली को सहेजने की अनूठी कोशिश हो रही है। 250-300 साल पुराना करीब हमारा इतिहास है इस पहाड़ में होली का। और चूंकि यह होली पूस की ठंड रातों में जो लंबी रातें हैं, उस समय मनोरंजन का एक साधन भी थी। और आज भले समय बदला है और इसको हम अकादमिक रूप से भी हम लोग आज इसको जैसे देख रहे हैं आप कर रहे हैं हम लोग हिमालय संगीत के रूप में, तो इसको आज हम लोग संस्थागत रूप में भी, ताकि नई पीढ़ी को हमारी जड़ें भी उनको पता रहें और हम अपनी जो परंपरा, समृद्ध परंपरा, उसको हम फैला सकें। चंद राजवंशियों के दौर से शुरू हुई ये पहाड़ी होली की बंदिशें पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत में रची बसी हैं। पूस के महीने से इस अनूठी होली की धुन हल्द्वानी समेत रामनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गंगोली हाट, लोहा घाट, चंपावत के साथ ही पौड़ी और टिहरी में भी सुनाई देती है। खास बात यह है कि बदलते दौर में भी पहाड़ी होली के कदरदानों की कोई कमी नहीं। शास्त्रीय होलियों का अपना आनंद है। हम बचपन से ही जब गांव में भी थे तो अपने पिताजी लोगों के साथ, बड़ों के साथ होली में चले जाया करते थे। वो रातों में देर देर तक बैठ के होली चलना, वो मुझे बचपन से ही आकर्षित करता है। मैं हल्द्वानी में भी हूँ तो यहाँ पर जब भी समय मिलता है बैठ के होलियों में आनंद लेने यहाँ पर आ जाया करता हूँ। ये मैं ही नहीं, मेरे जैसे होली के रसिके इन बैठकों में शामिल हो जाया करते हैं। तो उत्तराखंड की बुलेटिन में अभी बस इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।